बच्चों, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल तो हम लोग अर्थशास्त्र की क्लास शुरू कर दिए थे। पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आप लोगों को, और आज उसमें कुछ आगे बढ़ा जाए। कल पहला दिन था, इसलिए सिंपली आप लोगों को थोड़ा उस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के पढ़ने के लिए बैठे होंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जिससे आदमी विश्व पे विजय प्राप्त कर सकता है। मकिया धन दौलत जो भी चीज़ें हैं वो तो समय के साथ ख़त्म होती रहती हैं, आती रहती हैं। उसको चोर डाकू चुरा भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाती है। पावरफुल होने के तो तमाम मापदंड हैं, जैसे कि आदमी बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तमाम उसके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन शिक्षा की ही शक्ति जो है वो सर्वोत्तम शक्ति होती है। कहा गया है नॉलेज इज पावर। क्योंकि आज आपके पास हथियार है, पैसे हैं, तो आपका एक लिमिटेशन है, उसी में आपका क्षेत्राधिकार हो सकता है। लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया में छा सकते हैं। गौतम बुद्ध को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, ये किसी राष्ट्र के अधीन तो नहीं है ना, इनकी सीमाएं बहुत ज़्यादा हैं। और आदमी को आज के परिदेश में एजुकेशन जो है उसको एकदम आत्मनिर्भर बना रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अध्ययन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में जितनी आपका सहयोग, जितनी आपकी सहायता आपकी खुद की शिक्षा, खुद का ज्ञान करेगा, वो दुनिया में किसी चीज़ से नहीं। बच्चों, आप सबसे अधिक जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे अधिक लगाव अपने किताबों से करिए। किताब आपको कहाँ पहुँचा देगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप एकदम पीक पे पहुँच जाएंगे। अपने जीवन के जो भी पुरुषार्थ हैं उस पुरुषार्थ की प्राप्ति में किताबें बहुत ही ज़्यादा सार्थक सिद्ध होती हैं, सहयोगी सिद्ध होती हैं। इसलिए इस भौतिक परिवेश को छोड़ करके आप हाई स्कूल में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल और आप लोग मेहनत कर दीजिए, तो आप लोग जहाँ जो आपका टारगेट होगा, जो आपका लक्ष्य होगा, उस पर आप लोग आसानी से पहुँच जाएंगे। और इस सब का एक ही केवल सूत्र है, कठिन परिश्रम। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इफ़ यू हार्ड वर्क। इसलिए कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। बच्चों, कल मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग कि विकसित और विकासशील देश किन मानदंडों के आधार पर विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ये चीज़ तो कल क्लियर हो गई थी कि क्या क्या मापदंड थे और किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। अब हम आज इस बात पर ध्यान देंगे कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो है क्या, विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आज आइए हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जानें कि किन किन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है और विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि है क्या विकसित राष्ट्र। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था किन राष्ट्रों में पाई जाती है जो है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि विकसित राष्ट्र कैसे बनता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है। तो इसके लिए ध्यान देने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि जो भी विकसित राष्ट्र होते हैं वो अपने संसाधनों का उपयोग जो है बहुत ही कुशलतम ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, जिससे कि वहाँ उत्पादन क्षमता, उस देश की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब स्वाभाविक है
कि जब हम वैज्ञानिक ढंग से और तकनीकी पूर्ण ढंग से वहाँ के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करेंगे तो उस देश की जो है अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। तो जब हमारी व्यवस्था अच्छी होगी, वो देश संपन्न होगा, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हो जाएगा, उनकी प्रति व्यक्ति आय ऊंची हो जाएगी। जब हर तरह से वो समुन्नत होंगे तो वहाँ पर अच्छे से अच्छे उद्योग धंधे लगेंगे, अच्छे से अच्छे जो है कृषि का जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी हर तरह के उद्योग धंधे वहाँ डेवलप कर जाएंगे और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुखमय हो जाएगा, वहाँ के हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था में अगर इन सारी विशेषताओं को समाहित किया जाए तो कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, तो अर्जेंटीना को ले लीजिए, कनाडा को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूयॉर्क है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, जापान है। आज के डेट में ये सारी कंट्रियां क्या हैं? विकसित राष्ट्र हैं, विकसित हैं, सारे तरह से इनका चतुर्मुखी विकास हो रहा है जो है। उसी तरह से मतलब इनकी ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए दूसरी व्यवस्था देखिए, जब ये अपने उत्पादन के साधनों का सकुशल ढंग से वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करते हैं तो ये अपने देश में अच्छे से अच्छे उद्योगों की स्थापना करते हैं, स्तरीय उद्योगों की स्थापना होती है। इनके यहाँ लौह इस्पात उद्योग देख लीजिए, रासायनिक उद्योग के क्षेत्र में देख लीजिए, मोटर गाड़ी का उद्योग देख लीजिए, इंजीनियरिंग का उद्योग देख लीजिए, पोत का उद्योग देख लीजिए, हवाई जहाज, रेल संचार, यानी कि हर क्षेत्र में इनका जो है एकदम मतलब चतुर्मुखी विकास अगर कह लिया जाए तो होता है। दूसरी बात, इन देशों में कृषि यंत्र का जो है बहुत ज़्यादा कृषि का यंत्रीकरण कर दिया गया है, क्योंकि इन देशों में जनसंख्या एक तो कम है और बहुत ज़्यादा खाली भूभाग पड़े हैं कृषि योग्य। तो अब अगर वहाँ पर ट्रेडिशनल खेती की जाए तो वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए चूंकि शिक्षित होने के वजह से ये नए नए खोज, नए नए शोध हर क्षेत्र में करते रहते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भी इनके अंदर नए नए खोज करने का जिज्ञासा रहती है और इसके आधार पर ये कृषि यंत्रों के सहायता से बड़े बड़े फार्मों में बहुत ज़्यादा अन्न का उत्पादन करते हैं और फलों का उत्पादन करते हैं, यानी इनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं नगरीय क्षेत्रों के लिए उसकी आपूर्ति करने के लिए ये जो है अपना उत्पादन करते हैं और उसी हिसाब से जैसे उत्पादन होता है निर्यात करते हैं। तो इनको भरपूर मात्रा में अनाज और फल वगैरह मिल जाता है और ज़्यादातर देशों के लिए भी ये अपना जो है निर्यात करते रहते हैं। और भी विशेषताएं हैं। अब ये इतने समुन्नत हैं कि इनके यहाँ परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए तो जो भी परिवहन क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट है, ये जो है जल, थल, नभ हर तरह के परिवहन को डेवलप किए हुए हैं। जो है इनके यहाँ रेल लाइनें बहुत मात्रा में डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा चारों तरफ रेलवे लाइन का संचार एकदम बिछा हुआ है, जो है जाल एकदम बिछा हुआ है। और ये परिवहन में पोत वगैरह देख लीजिए, इनके यहाँ एक से एक पनडुब्बियाँ पाई जाएंगी, एक से एक पानी वाले जो है जहाज पाए जाएंगे और सड़क मार्ग पर चलने के लिए ऐसे ऐसे ट्रक हैं, ऐसे ऐसे बसें हैं, मोटर गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। मतलब आप देखिए तो परिवहन के क्षेत्र में कोई ऐसा वो नहीं है जो कि मतलब इनके यहाँ डेवलप नहीं है, कोई भी परिवहन का साधन ऐसा नहीं है जो कि इनके यहाँ समुचित मात्रा में न पाया जाता है। और तो और इसके बाद अगर थोड़ा सा हम इनके पशुपालन उद्योग पर भी ध्यान दें तो आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, ये सब ऐसे विश्व की विकसित कंट्रियां हैं जो कि जिनका पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो दुग्ध उत्पादन पर डिपेंड करती है, क्योंकि इनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में चरागाह हैं, नई नई कृत्रिम ढंग के जो है पशुओं के बारे में शोध होते रहते हैं, अच्छे अच्छे नस्ल के जो है इनके यहाँ गाय, भैंस और भी दूध देने वाले जानवर जो भी है पर्याप्त मात्रा में इनके यहाँ नस्ल सुधार की चलाई जाती है, योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे कि उनके यहाँ दूध का उत्पादन
प्रचुर मात्रा में होता है। ये अपने यहाँ तो उसका भरपूर उपयोग करते ही हैं, विदेशों में भी जो है ये निर्यात करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा हो जाती है जो है। ऐसे ही हम अगर इनके जो है देखा जाए कि इनकी जनसंख्या का क्या वो है, अगर हम विकासशील देशों से तुलना करते हैं इनके जनसंख्या को, तो हम देखते हैं कि विकसित राष्ट्र जो है अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने में जो है पूरा जो है सफल रहा है। इनके यहाँ जनसंख्या रोकने, मृत्यु दर और जन्म दर का बहुत ही बैलेंस है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या का डेवलपमेंट इनके यहाँ नहीं होता है, जिससे जो है यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जब जनसंख्या कम रहेगी तो बट नेचुरल है कि बेरोजगारी भी कम रहेगी। बेरोजगारी की कोई समस्या बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्रों में नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ संतुलित जनसंख्या है और सबके लिए रोजगार हैं, इतने उद्योग धंधे हैं, इतने कारोबार हैं कि जिससे हर आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट है। तो ये जनसंख्या कंट्रोल कर लेने से इनके विकास में बहुत ही जो है सार्थक है जनसंख्या का नियंत्रण जो है। और इसके साथ साथ जो है अगर इनके संचार व्यवस्था को देखा जाए तो विकसित राष्ट्रों में जो है संचार की क्रांति है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो है टेलीफोन से लेकर के मोबाइल, इंटरनेट, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक की इनकी पकड़ है, पैठ है। जितने अंतरिक्ष में देखिए इनका जो है हमेशा नित्य नया अनुसंधान प्रयोग होता रहता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इनके पास इतने ज़्यादा मतलब करेंसी है कि जिससे कोई कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और ये संचार के साधनों से जो है अपना जो है उपग्रह अंतरिक्ष में भेज करके और भी बहुत से अच्छी सूचनाएं, हर क्षेत्र की सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं, जो उनके देश के विकास में बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। दूसरी बात, अगर हम इनके बैंकिंग के सेक्टर में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, प्रशासनिक क्षेत्र, इनका प्रशासन क्षमता बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इनका प्रशासन चलता रहता है। और मुद्रा और पूंजी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का डेवलपमेंट, बीमा क्षेत्र का डेवलपमेंट, मतलब अभूतपूर्व ये सब क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट दिखाई देता है। और जब सब तरफ से ये विकसित राष्ट्र संपन्न हैं तो ये जान लीजिए कि इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। शिक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षित होने के वजह से इनका हर क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास होता है। बच्चों, आज हम लोगों ने विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना है और विकसित राष्ट्र कौन कौन से हैं और वो क्यों विकसित हुए हैं, उनकी कैसी टेक्नोलॉजी है, इन सारे बातों पर आज हम लोगों ने विचार किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर पर व्यवस्थित ढंग से उसका अभ्यास करेंगे। मैं इसका मैटर भी आपको दे दूँगा और आप डेली इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि भूले नहीं, है ना। तो आज का चैप्टर यहीं तक। धन्यवाद, फिर कल से।